नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएससी से संबंधित जो पाठ्यक्रम में जो किताब है गद्य संकलन, उससे जो भी कहानियां उसमें संकलित है उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। और खास करके ये जो है ये विद्यार्थियों के लिए है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आज एक कहानी हम सुनने जा रहे हैं और उस कहानी के विषय में एवं उसका वाचन जो है करेंगी, जी हाँ, डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी। मैं उन्हें मंच पर पुकारना चाहूंगा। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है, नमस्कार। पुनः स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज वृंदावन जी की जो है कहानी जो है शरणागत, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे सुनेंगे। तो ये मंच अब आपका है, मैं स्वागत। जी, धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो श्री वृंदावन लाल वर्मा जी की है और कहानी का नाम है शरणागत। इसके पहले मैं आपको लेखक के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। श्री वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1909 में इनका नाटक सेनापति उदल छपा, परंतु वह पराधीनता का युग था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया। सन 1920 तक ये छोटी-मोटी कहानियां लिखते रहे तथा 1921 में निबंध लेखन प्रारंभ किया। वर्मा जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की है, जिनमें मृगनयनी, गढ़कुंडार, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, कचनार, टूटे कांटे, अमरबेल, भुवन विक्रम आदि उल्लेखनीय हैं। इनके शरणागत, कलाकार का दंड आदि 7 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। वर्मा जी की अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित हैं, पर लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना और अमरबेल इनके सामाजिक उपन्यास हैं। इनका निधन 23 फरवरी सन 1969 को हुआ। कहानी है शरणागत। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं तो लेना ही था, इसीलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हुआ आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था, इसीलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाली थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, परंतु किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती,
इसीलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी भी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गड़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू, एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले बगैर पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं टूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूं तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है ये किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूं। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। वह जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चीलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चीलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहां से उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूं, इसीलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। ठाकुर ने पूछा, तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहां से आ रहे हो? रज्जब ने अपने स्थान का नाम बतलाया। वहां किस लिए गए थे? ठाकुर ने पूछा। अपने रोजगार के लिए, रज्जब ने जवाब दिया। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है, वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए, कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो खाली हाथ लौटे हैं। कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई। अरे उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। रुपया तो दूसरों का ही है। कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ।
मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। ठाकुर बोला, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठा किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ। और इसी समय रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसीलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आप पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थरथर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसे ले जाने के लिए उस समय भी ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। 1.5 घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु स्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण अंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया कि गाड़ीवान का वह एक हट, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध तो था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा? हाँ, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। रज्जब बोला, कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेत मेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेत मेत का बैठना कहता है? जानता है, मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काटकर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था।
आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार ही न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने नहीं देख रहा था, इसीलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहां से आए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की खिग्गी बंद गई, कोई उत्तर नहीं देख सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला। बोला, महाराज, मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही तो हैं। और ये कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराई। लाठी वाले उस आदमी ने अपने साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहां से। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दो। दाऊजी, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊजी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूं। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूं। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूं। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊजी, आगे से आपके साथ कभी न जाऊंगा। दाऊजी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूं, परंतु बुद्देला,
शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। तो ये थी कहानी शरणागत। लेखक थे वृंदावन लाल वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पूरी कहानी हमारे सामने नाच गई है और ऐसा लग रहा था कि हम भी उसके हिस्सेदार हैं और आंखों के सामने कहानी दौड़ रही थी। मुझे विश्वास है विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वाचन बहुत महत्वपूर्ण है और वो किताब खोल कर देखेंगे और आपकी आवाज़ सुनेंगे, पूरा काम हो जाएगा। जी हाँ मैम, इस कहानी के मार्फत से लेखक जो हैं क्या सीख देना चाहते हैं? जैसा कि कहानी का शीर्षक है शरणागत, तो कहानी का शीर्षक पढ़ के ही समझ में आ जाता है बहुत कुछ। कहानी में हमने देखा कि जो ठाकुर है जिसका काम चोरी डकैती करना है, पर एक व्यक्ति जो कि कसाई था और अच्छा। वह कसाई के पेशे से घृणा करता था, वो जो ठाकुर था। उसके बाद भी जब उसने उसे अपने घर में शरण दी, उसे रखा, तो बाद में ये पता चलने पर कि गाड़ी में वही है और उसे पैसों की जरूरत भी थी, उसने उसको जाने दिया उसकी पत्नी के साथ, और इस खातिर वो अपने साथ वालों से भी लड़ लिया। और वो जी, अपने वचन का मतलब इतना पक्का था कि उसने कहा कि जो बुंदेला होता है वो कभी भी शरणागत को धोखा नहीं देता। धोखा नहीं देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अपना अपना देश जो है वो एक, कहा जाए जो कोई भी हमारे शरण में आता है, वो अभय हो जाता है। जी हाँ, ये भी अपनी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद, पुनः आपको नमन। और जो श्रोतागण एवं दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से गुजारिश है कि ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, उन तक पहुँचाने का काम आपका भी है। जी हाँ, आईएससी की जो पाठ है गद्य संकलन से है, ये पाठ का हम लोग वाचन यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला, उन्हें पुनः नमन है। और आप सबसे भी गुजारिश है कि फिर हम लोग आ रहे हैं बृहस्पतिवार को ठीक 5 बजे। जी हाँ, इजाज़त दीजिए हम दोनों को। नमस्कार। नमस्कार।